चलो बच्चों, तो हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं 20 से 25 मिनट में ऑडिट सैंपलिंग का। मैं जो पढ़ाते जाऊंगा आपको अपने मॉड्यूल से रिवाइज करना, फटाक से उसके क्वेश्चन सॉल्व करके चैप्टर को खत्म कर देना है। कुछ भी बात के लिए मत रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, ऑडिट सैंपलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि भैया देखो, बोलता है नो कॉन्शियस एफर्ट इन ह्यूमन सोसाइटी इज डाइवेस्टेड ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ऑडिटिंग इज नो एक्सेप्शन। सिंपल है, ऑडिटिंग करनी है तो कोशिश करना है कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अंदर हो, पैसा ज्यादा ना लगे, पैसा बचाया जा सके। तो बस अपने को भी ये देखना है कि कुछ भी वेस्टफुल ना हो, हमारे जो एफर्ट्स हो वो सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, बोल रहा है पूरा ट्रांजेक्शन चेक करने से बेटर है आप फोकस करो काय पे, सैंपलिंग पे। काय पे, सैंपलिंग पे। बोलता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बोलता है हर चीज को रूटीन में तो चेक नहीं कर सकते, बराबर है। अगर आप रोज रोज चेक करोगे तो उसके लिए टाइम चाहिए, कॉस्ट लगता है। क्लियर है ना। तो आपने क्या सोचा, आप डेली चेकिंग करने से बेटर क्या करो, एज एन ऑडिटर आपको अगर डेली चेकिंग नहीं करनी है तो आप अपना शिफ्ट काय पे कर दो, इंटरनल कंट्रोल को चेक करो जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, आपका टाइम बचेगा। बराबर है। उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर उन लोगों ने कोई एरर किया, फ्रॉड किया है, मतलब कहीं ना कहीं चेकिंग में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इंटरनल कंट्रोल का फंडा ही क्या है, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया बेटा, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, कि जो जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो भी एरर्स है उसको प्रिवेंट करे, डिटेक्ट करे और उसको करेक्ट करे, ये उसका काम है। क्लियर। ये ऑडिटर के लिए रूटीन चेकिंग ना इज मोर लाइक एक्सटेंसिव रूटीन चेकिंग इज नथिंग बट मोर देन रिचुअल। बोले सालों से हो रहा है तो तुम भी करो, मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है। तो मैं वही काम करूँ ना जो मेरे लिए जरूरी होगा एंड में अल्टीमेटली। होता है तो प्रिंसिपल्स और कंट्रोल की बात हो गई। ठीक है, तो रूटीन चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, सिंपल सा फंडा है, इतना चेक करना है। ये आप किस पे डिपेंड करता है, ऑडिटर के जजमेंट पर। कहीं लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, स्टैट्यूटरी कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है कितना चेक करना है। व्हाट, हाउ, व्हाट एक्सटेंट, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर डिसाइड करेगा। मतलब जब देखो खुद ही डिसाइड करना है कि कितना चेक करना है तो एक काम करना है, इस टेक्निक को यूज कर। जब ये टेक्निक, ये भी नहीं लिखा है कौन सी टेक्निक यूज करनी, ये भी ऑडिटर के नॉलेज पर, उसके जजमेंट पर, उसके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर आप एक अच्छे से चेकिंग करो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, एक गुड और रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ वर्क करना चाहते हो, तो आपको जो भी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, जो भी टेक्निक दी गई है उसको चूज करें, अपने हिसाब से चूज करें, अपने प्रोफेशनल ओपिनियन के हिसाब से। क्लियर है क्या बोला मैंने आपको। तो बोल रहे ऑडिटर के हित में है ये बात। अगर उसको अपना ओपिनियन बनाना है तो वो सैंपलिंग को यूज कर सकता है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निक्स जो वाइडली फॉलोड की जाती हैं दुनिया भर में। मतलब सबसे अच्छी थ्योरी कौन सी है, उन्हें स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स के आधार पर करो, स्टैट्स के आधार पर करो, डेटा के आधार पर करो, वो मोर साइंटिफिक है, ज्यादा रिलायड कर सकते हैं आप उस पर। ठीक है, रेदर देन एनी आर्बिट्री टेक्निक। तो दिमाग लगाने से बेटर है कि जो ऑलरेडी टेक्निक्स दी हुई हैं उनमें से चूज करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, आप इंडिविजुअल हो, आपको यूनिवर्सली तो एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं, उसमें जो बेसिस और एक्सेप्टेबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, जो टेक्निक यूज करते हो तो उसमें कंक्लूजन इजीली दे पाओगे, उसमें अपना ओपिनियन इजीली दे पाओगे और आपको पूरे आइटम चेक करने की भी जरूरत नहीं है। समझा। क्वेश्चन कहां से आ सकता है, कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट लग रही है, तीनों इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। नेक्स्ट, मीनिंग क्या है ऑडिट सैंपलिंग की, बहुत इजी, बहुत इजी। ऐसे 530 क्या बोलता है भैया, आपको क्या करना है ऑडिट सैंपलिंग में, आपको अपनी ऑडिट प्रोसीजर को लगाना है, जितना भी ट्रांजेक्शन, जितना भी पॉपुलेशन आपके सामने है, जितने भी डेटा है उसमें उसका एक लेस देन, मतलब 100% चेक नहीं करना, उससे कम चेक करना है। तो लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन ए पॉपुलेशन। सिंपल है। उसमें क्या होगा, अगर आपके सामने 1000 बिल है तो बोला मैं 100 चेक करूंगा, तो 100 में से कोई भी चेक कर सकते हो। तो बोलता है 100 में से किसी भी बिल का सिलेक्ट होने का चांस क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो तो जो आइटम मैंने निकाला 1000 में से तो 100 बिल निकाला, वो 100 बिल किसका रिप्रेजेंटेशन है, 1000 बिल का है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। क्लियर है ना। मतलब ये इजी कहाँ हो जाता है जब सेम आइटम्स होते हैं, अगर बिल का अमाउंट सेम ही है ना, तो वहां और इजी हो जाएगा। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसके लिए अलग अलग अप्रोच लगेगी और बातें पड़ेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्या बेटा जब ऑडिट सैंपलिंग लगा रहे हो, बोलते सर मेरा ऑब्जेक्टिव है रीजनल बेसिस, जिससे मैं क्या ड्रॉ करूं, कंक्लूजन अबाउट दी पॉपुलेशन, जिससे मैंने क्या सिलेक्ट किया सैंपल। 530 क्या बोल रहा है भैया, ऑडिटर जब भी डिसाइड करेगा कि ऑडिट सैंपलिंग यूज करना है तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, तो ऑडिटर बोलता है दो चीजों से डील कर सकता है, एक स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है, एक नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग होती है। बोलते से लग रहा है एक साइंटिफिक एक नॉन साइंटिफिक है, एक मैथमेटिकल एक नॉन मैथमेटिकल है। समझ में आ रहा है, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ एक सब्जेक्टिविटी के साथ में है। बोलता है जब तुम डिजाइन कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो क्या ऑडिट सैंपल, उस पर क्या यूज कर रहे हो,
टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म कर रहे हो, क्या परफॉर्म कर रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल को चेक कर रहे हो, तो क्या निकालोगे तुम, अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करोगे तो सैंपल से निकाला है, ये करने वाले हो। ऐसे 500 क्या बोलता है, ऑडिट एविडेंस, किसकी जिम्मेदारी है इकट्ठा करना है, ऑडिटर की। क्या डिजाइन करके, ऑडिट प्रोसीजर, क्या हासिल करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्या ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन्स, जिस पर आप क्या बनाओगे, अपना ओपिनियन। अगर आपको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है जिस पर आपको क्या करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए सैंपल तो चाहिए। बोलता तो 7 ऐसे 500 है, वो आपको तरीके देता है, मीन्स देता है, अवेलेबल टू द ऑडिटर फॉर सिलेक्टिंग द आइटम्स। और क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 530 उसको कॉम्प्लीमेंट करना है, चलो ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए क्या, तो बोले मैं सबको सैम्पलिंग टेक्निक दे देता हूँ। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है सर, इट इज द एंटायर सेट ऑफ डेटा, जितना डेटा हमारे पास है फाइनेंशियल डेटा में, उसमें से हमको एक सैंपल को सिलेक्ट करना है और उसमें से क्या ड्रॉ करना है, कंक्लूजन्स को। डेफिनेटली वो डेटा हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। होता है सैंपल को सिलेक्ट करो इस तरीके से, किसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो पूरी पॉपुलेशन का, मतलब 100 बिल चेक करके मैं 900 बिल का एक असम्पशन लगा दूंगा, ठीक है। और मेरे पास 1000 बिल थे, तो 1000 में से मैं कोई भी बिल को उठा सकता था ना, तो सबके पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जो डेटा आपके पास में बहुत इजी है, जो मैंने अंडरलाइन किया अंडरलाइन कर लो और उसी को पढ़ना। तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले वो पॉपुलेशन कैसी होना, जल्दी बोलो, अप्रोप्रिएट, जितनी बोला उतनी चाहिए। क्यों चाहिए, मुझे अपना ऑडिट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। क्या है मेरा ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उससे ऑडिट प्रोसीजर लगानी है, क्या ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन्स। तो जो भी पॉपुलेशन मेरे पास है वो अप्रोप्रिएट होना और रिलेवेंट ना, काम की होना, काम की। क्लियर है क्या। दूसरी बात, आपको ध्यान रखना है कि जो भी पॉपुलेशन आप चूज करेंगे उसका अप्रोप्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी पर आपका क्या होगा, जल्दी बोलो, टेस्टिंग क्या होगी, टेस्टिंग। बोल रहा है अगर आप अकाउंट रिसीवेबल का ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, मतलब आपके अकाउंट रिसीवेबल का जो पैसा आपको मिलने वाला था, अगर वो आप ज्यादा दिख चुके हैं, तो आपको चेक करना है, ऑडिटर को लग रहा है ये तो ज्यादा दिखा रहा है, तो बोलता है मैं अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट बुला लूं, उससे क्लियर हो जाएगा कि पैसा कितना आया। बोलता अगर उसका अंडर स्टेटमेंट करना है, मतलब आपने कमाया ज्यादा पर दिखाया, सॉरी, अकाउंट पेबल का अंडर स्टेटमेंट, आपका खर्चा ज्यादा पर आप कम दिखा रहे हो, तो फिर उसका तरीका अलग होगा। उसमें आप क्या करोगे, जो अनपेड इनवॉइसेस है वो दिखा भाई, जो तेरे खर्चे हैं वो दिखा भाई, रिपेमेंट्स, सप्लायर के स्टेटमेंट, जिन्होंने तुझे माल बेचा वो दिखा, अनमैच रिसीविंग रिपोर्ट, अब उन्होंने बेचा पर तुझे रिसीव नहीं हुआ, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटनेस, जो भी डेट पॉपुलेशन तुम्हारे पास में, इट शुड बी कंप्लीट, है ना। दूसरी बात, आपको ये चेक करना होगा कि जो सैंपल आपने ड्रॉ किया है, ठीक है, उस पर कोई कंट्रोल था क्या, उस पर कोई कंट्रोल था क्या, अगर कंट्रोल था तो उसने इफेक्टिवली काम किया है कि नहीं किया, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड, सिंपल है। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल उस पूरे पीरियड में कंप्लीट था, अवेलेबल था, इफेक्टिवली था, तो आप इजीली कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम्म? और बोल सकते हो कि जो पॉपुलेशन थी वो रीजनेबली मेरे पास में कंप्लीट, रीजनेबली आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। दूसरी बात, जो पॉपुलेशन मेरे पास है, इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी रिलायबल। जब मैं सैम्पलिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास जो पॉपुलेशन है सफिशिएंटली कंप्लीट होना, एक्यूरेट होना, उससे मैं अपना एविडेंस लूंगा, है ना, एविडेंस लूंगा। अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं है, झूठी है, झूठी, तो उससे क्या अफेक्ट होगी, एक्यूरेसी, है ना। सोर्स, कौन सा सोर्स ज्यादा रिलायबल होता है, एक्सटर्नल, उससे डेफिनेटली जो सिंबल ड्रॉ करूंगा वो उतना रिलेवेंट नहीं होगा, उतना रिलेवेंट नहीं होगा। Substitute over population should be reliable, and the accuracy depend upon the source of information. Which source is more reliable? The external source is more reliable. Sampling units. What is sampling units? सर, जो मैं इंडिविजुअल आइटम को चूज करूंगा, कहां से, पॉपुलेशन से, उसको क्या बोलेंगे, सैम्पलिंग यूनिट। ओके सर, क्या करते हैं हम लोग, पॉपुलेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट इज अ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड एज एन एक्स्ट्रा पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन से एक पॉपुलेशन को अलग करना, इसको हम सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग यूनिट। और क्यों करते हैं, सिंपल है, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, मतलब कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द सैंपल बिकम्स द कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने यहां लिख दिया हूं बहुत इसी तरीके से, सैंपल के लिए बनाया हुआ ओपिनियन पूरी पॉपुलेशन के लिए माना जाएगा। बोलता है अगर आपने वैलिडिटी चेक की किसकी, अकाउंट रिसीवेबल की, पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपन बोल सकते हैं कस्टमर के बैलेंस क्लियर हो जाएंगे, उससे इंडिविजुअल कस्टमर की जो अकाउंट इनवॉइसेस है वो क्लैरिटी आ जाएगी। और ऑडिटर क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग यूनिट क्या होनी चाहिए, एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना, है ना। अगर सैम्पलिंग यूनिट आपके पास अच्छे से अवेलेबल है, तो वो आपकी सैम्पलिंग को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाएंगे। आप सैंपल्स क्यों अचीव कर रहे हो, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को और ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए। क्या क्यों कर रहे हो, बोलो, सैम्पलिंग यूनिट्स यूज कर रहे हो अपने ऑडिट प्रोसेस को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के लिए।
दो प्रकार की सैंपलिंग टेक्निक होती है। बोलता है सैंपलिंग मस्ट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन, इट इज ऑलवेज लेस देन द होल पॉपुलेशन। तो बहुत सिंपल है, दो प्रोसेस होंगी, एक होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होगी सैंपलिंग प्रोसेस में। एक आप या तो कंट्रोल को चेक करोगे या आप टेस्ट ऑफ डिटेल को चेक करोगे। अगर आप कंट्रोल को चेक करते हो, बहुत इजी है, ऑडिटर जाके देख रहा है कि भाई जहां पर पॉपुलेशन रखी है वहां पर कंट्रोल है कि नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं था तो मतलब डेविएशन है। अब डेविएशन मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा भटके हुए हैं लोग। तो अगर उससे ज्यादा भटके हुए तो डेफिनेटली वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, अपनी अदर ऑडिट प्रोसीजर। क्या लगाऊंगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर। और अगर मैं टेस्ट ऑफ डिटेलिंग में गया, मैं वाउचिंग में गया, मैं कंफर्मेशन में गया, तो डेफिनेटली मैं डेविएशन तो नहीं मिलेंगे, वहां क्या मिलेंगे, मिस स्टेटमेंट। तो यहाँ एक चीज क्लियर होगी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहां से चेक किया जाएगा, द रेट ऑफ डेविएशन, कितना भटका गया। और टेस्ट ऑफ डिटेल कैसे किया जाएगा, कितने मिस स्टेटमेंट्स हैं, काय में, अकाउंट बैलेंस और क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन में। ऑडिट अप्रोचेस टू सैंपलिंग बड़ा इजी है यार। आपको क्या चेक करना है, आइटम्स जो आपने सिलेक्ट किया है, उससे क्या बनाओगे आप अपना कंक्लूजन। क्लियर है क्या। तो ऑडिट सैंपलिंग जो है वो दो तरीके से सिलेक्ट की जाती है, एक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एक होती है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। बहुत इजी बेटा। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है, आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है किसी को सिलेक्ट करने का, रैंडम सिलेक्शन कर डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मैथमेटिकली आप लोग प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं ना, मैथमेटिकल मेजरमेंट करते हैं। कुछ भी रैंडम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठा लो, मैथमेटिकली। भाई सिंपल सा फंडा है, अगर मेरे पास 1000 बिल है, दो भाग में डिवाइडेड है, एक है 500 के बिल, एक है 5000 के बिल। मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे बिल को देखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया मैंने। मैंने बोला 5000 के बिल में से मैं सैंपल लूंगा, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। 5000 के जितने बिल होंगे सबका क्या है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। क्या है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। बहुत इजी है, याद करते चलो। होता है सैम्पलिंग इज चूजन बाय सर्टेन, आप कुछ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाते हैं, मैथमेटिकल सिंपल है, फैक्ट्स फिगर्स के आधार पर। तो जो सैम्पलिंग है वो एक अप्रोच है टू रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। अभी सैंपल इतना है तो पॉपुलेशन कितना होगा, सैंपल ऐसा है तो पॉपुलेशन कैसा होगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग मेजरमेंट करते हो आप सैम्पलिंग रिस्क को। वेरी गुड। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होगी, फटाफट पढ़ देना। सर इट इज मोर साइंटिफिक, यस, बिकॉज क्या लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही सर, ये ज्यादा एप्लीकेशन में ज्यादा लोग उसे यूज करते हैं, और ये कहां पर सक्सेसफुल है, जहां पर सिमिलर आइटम्स होते हैं पॉपुलेशन के। बिल्कुल सर। उसके बाद में यहाँ पर पर्सनल बायस नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर फैक्ट्स के आधार पर काम कर रहे हो, साइंस के आधार पर काम कर रहे हो, और जो भी आप चीजें यहाँ से निकालोगे वो क्या होंगी, प्रॉपर्ली इवेल्युएटेड, प्रॉपर्ली प्रोजेक्टेड होंगी, किस पर, होल पॉपुलेशन पर ज्यादा लाइबल होंगी। सर ये सैम्पलिंग जो है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है, ज्यादा ज्यादा कहां काम आती है, जहां पर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं। इतने सारे ट्रांजेक्शन होंगे, डेफिनेटली सबको चेक करना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल दे दिया उसने यहाँ पर कि जैसे मोर देन 45,000 नंबर है, अब यहाँ पर 45,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एक प्रॉब्लम है ना भैया। उसी को निकाल लो, उसी से चेक करो। क्लियर है ना। मैथमेटिकल लॉज लगाओ कि कौन से अमाउंट चेक करने, कौन से अमाउंट चेक नहीं करने हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल एग्जैक्टली उल्टा। यहाँ पर ऑडिटर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज लगाता है, तो यहाँ बायसनेस की बढ़ जाएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करेगा। है ना, बहुत ही सिंपल है ऑपरेट करना। सिंपल, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या डिसाइड करोगे, साइज ऑफ सैंपल। है ना, और क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। बोलते हैं एक जगह पर आपने क्या डिसाइड कर लिया कि मार्च जून और सितंबर चेक करूंगा, अगले साल बोलोगे कोई और महीना चेक करूंगा, तो ये हो सकता है। दूसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप क्यों कर रहे हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, यार मैं एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं करूंगा, जो सब कर रहे हो मैं नहीं करूंगा। अवॉइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, मैं हमेशा से कोशिश करूंगा कि मैं अपने क्लाइंट को सरप्राइज करूं, कुछ अलग करके, टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ठीक है, और नॉर्मली मैं ऐसा कब करने वाला हूं, टुवर्ड क्लोजिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि वहां पर ज्यादा रिस्क होने के चांसेस होते हैं, वहां पर एंडिंग जो ट्रांजेक्शन होते हैं वहीं पर गड़बड़ ज्यादा होती है, इट इज मोर एक्सपोज टू रिस्क। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को लोग क्रिटिसाइज करते हैं किस आधार पर, कि साला ना ये ऑब्जेक्टिव है ना ये साइंटिफिक है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ पर पर्सनल बायस होने के चांसेस ज्यादा है, जिसको आप एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर सकते, वो चांस होगा। ऑडिटर यहाँ पर क्या लगाता है, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज लगाएगा, है ना, उसी से वो इवैल्यूएट करेगा एक्यूरेटली, किसको, सैंपल फाइंडिंग्स को। क्लियर है क्या भाई लोग। अरे बोलो यार। क्योंकि आप हर जगह मैथमेटिकल एक्यूरेसी को यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते, हर जगह यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोलेगा ना कि हर जगह आपको क्वेश्चन आएगा, दिस ऑलवेज टू यूज मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। नहीं नहीं नहीं, इन सम केसेस आप ये लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इससे बेटर क्या होगा, आप अपना पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस लगा दो। सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। बोलता भैया जो एविडेंस अवेलेबल है वो हमारे पास कंक्लूसिव नहीं होता। सही है, बिल्कुल सही। हम क्यों भरोसा करो उस पर, कभी कभी तो पूरा भी चेक कर लो, तब भी आपको एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बिल्कुल सही है सर। वो बोलता क्या अनइजीनेस रहती है, हमेशा से अंदर से रहता है यार, अभी भी ना वो बात नहीं बन रही है।
लिटरली प्रैक्टिकल ऑडिटर है, उनको लगता है पूरा चेक करने से भी तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो कम ही चेक करो ना, और उसमें पूरे का अंदाजा लगा लो। तो क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी यूज करो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, नेसेसरी सेटिस्फेक्शन। क्या चेक कर कर, ओनली पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एंट्री, जब पूरा करके भी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आधा करके पूरे का सेटिस्फेक्शन ले लो। ठीक है, मच लेजर पॉपुलेशन को चेक कर लो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। रैंडम बेसिस पे चीजों को सिलेक्ट कर लो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बाय अडॉप्टिंग द सैंपलिंग टेक्निक, ऑडिटर क्या चेक करेगा, ओनली पार्ट होल मास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लियर है क्या। वेरी गुड। अब बोलता है चल छोड़, मैं पार्ट भी नहीं चेक करूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट क्या चेक करूंगा, भैया जल्दी बोलो। जब मैंने पार्ट को चेक किया, मैंने इतनी पॉपुलेशन के इतने पार्ट को चेक किया, तो पार्ट को चेक करने पर मुझे क्या मिला, अगर वो सैंपल में मुझे गड़बड़ नहीं मिली, डेफिनेटली सिंपल सा फंडा है, मेरा जो भरोसा है वो रिलायंस कंट्रोल पर बढ़ जाएगा, क्योंकि वही लोग तो मुझे रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स देंगे। तो सैम्पलिंग इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सिंपल है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल तगड़े मिले, याद रखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल अच्छे मिले, सैंपल साइज छोटा हो जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने पर कमजोर मिला, सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। क्या लिखा हूं मैंने यहां पर, इंटरनल कंट्रोल अगर सेटिस्फैक्टरी है, लेस सैंपल साइज विल बी टेकन। इंटरनल कंट्रोल अगर इनइफेक्टिव है, मोर सैंपल साइज विल बी टेकन। एक सेकेंड, मेरे बच्चे आ गए, एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट बेटा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक सेकंड रुको आप लोग। अरे क्यों कमर, चलो बच्चों बाय, टेक केयर। हाँ चलो ग्रेट, फोटो ले लेना, चलो ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ चलो बाय 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 बाय, ठीक है, दरवाजा लगा देना, बाय। चलो भाई नेक्स्ट, ये कहां पर लिखा हुआ है जो मैंने बोला सर, ये लिखा हुआ है, तगड़ा है, सेटिस्फैक्टरी है, सैंपल साइज छोटा, अगर स्लैक है, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड नहीं, सैंपल साइज बड़ा, सिंपल है भाई। एक और ट्रुथ बताता हूं, बोलता है कि कंप्लीट रिलायबिलिटी तो आपको कभी मिलती ही नहीं, आप कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट्स हासिल कर ही नहीं सकते। इट इज मोर लाइक एन एस्टिमेशन, आप सिर्फ एक अंदाजा लगा रहे हैं, इसमें एरर तो होगा ही होगा। एरर इज टॉलरेबल, अब आपको डिसाइड करना है कि वो एरर को आप टॉलरेट करोगे कि नहीं करोगे। तो एक रेट ऑफ बोलो, एक टॉलरेबल रेट भी डिसाइड करता है, इतना चेक करूंगा, इसके ऊपर चेक करूंगा, इसके ऊपर नहीं चेक करूंगा। और को रेट ऑफ जो टॉलरेबल एरर होगा, कितना झेलना है कितना नहीं, वो आपका इंडिविजुअल जजमेंट होगा। क्लियर है क्या भाई। ये एग्जांपल जरूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बोलता 2% का एरर आया तो उतना मटेरियल नहीं होगा, सिंपल है भाई। तो 98% को आपको रिलायबिलिटी दे देगा, 98% से भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। अब आ जाओ आप लोग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आप डिसाइड करते हो अपनी सैम्पलिंग की प्लानिंग। बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। सैम्पलिंग का प्लान किन फैक्टर्स पे बेस्ड होगा, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही सर। स्थिति किसकी, इंटरनल कंट्रोल की, स्थिति सिचुएशन। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स, कौन मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कितना इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एडिक्वेसी मतलब कंप्लीटनेस कितनी है, टॉलरेबल एरर क्या होगा, कितना मैं रेट टॉलरेबल, कितनी गलती मैं आपकी माफ कर सकता हूँ, एंड डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, इस पर भरोसा है, पुट रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल, साइज, स्टेट, एडिक्वेसी, टॉलरेबल एंड डिग्री, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो सैंपल रिजल्ट है ना, उसको मेजर करते हैं, तो उसकी क्या चेक करेंगे, तो वो कंप्लीटनेस है कि नहीं, एडिक्वेट जितना चाहिए था उतना मिला कि नहीं, फिर उसकी रिलायबिलिटी, मैं भरोसा करूं कि नहीं करूं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बिकॉज आप उसको मेजर नहीं कर रहे, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं आ रहा, वो सब्जेक्टिविटी के साथ आ रहा है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के फायदे क्या है, बहुत ईजी है। पहला, द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डज नॉट इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन इन द साइज ऑफ एरिया। तो जरूरी नहीं है, अगर साइज मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है तो टेस्टिंग में बढ़ाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। द अमाउंट ऑफ सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज द प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एरिया। सैंपल सिलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव विदाउट बायसनेस एंड मोर डिफेंसिबल, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं बाद में कि देखो भैया मैंने मैथमेटिकल लॉस लगाया, खुद के इस पे नहीं किया।
ये आप एस्टिमेशन लगा रहे हो, एक्यूरेसी नहीं है, इट इज मोर लाइक एस्टिमेशन बाय चूजिंग अ मिनिमम साइज फॉर द होल साइज टू प्रोवाइड सम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो आपके, इसमें इतना है तो आगे कितना होगा, ये रिस्क ही तो हुआ ना, तो इसमें एरर्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। और वो एरर्स कैसे पता चलेंगे, पूरा है सैंपल से ही पता चल जाएंगे, पूरे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, सेम ऑडिट प्रोसीजर सैंपल पे लगाओ काम हो जाएगा। बोलता है इट इज मोर, it provide a better description for large mass of data than a complete examination of all data। तो जब कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के बाद में भी मुझे एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो बेटर है कि आप लेस करके मैं एक बेटर सेटिस्फेक्शन हासिल करूं। और जो सैम्पलिंग है उसमें ये गलतियां नहीं होंगी क्या, प्रोसेसिंग के इशू नहीं आएंगे, क्लरिकल मिस्टेक्स नहीं आएंगे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है ना, मतलब ह्यूमन कंसिडरेशन कम है, स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन ज्यादा है। एक बार पूरे के पूरे एडवांटेजेस बता दो। अमाउंट ऑफ टेस्टिंग आपके एरिया ऑफ टेस्टिंग मतलब एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, जरूरी नहीं है। सैंपल साइज जो है, सैंपल सिलेक्शन जो है मोर ऑब्जेक्टिव, वो मोर डिफेंसिबल है। जो मेथड यूज की जा रही है वो क्यों की जा रही है, मींस ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज विद स्पेसिफिक रिस्क ऑफ प्रिसीजन। सही है सर। आपको जो सैंपल साइज मिल रहा है वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ऑल रिकॉर्ड चेक करने पे भी जो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, ये बेटर डिस्क्रिप्शन इज द लार्ज मास ऑफ डेटा का rather देन चेकिंग ऑल द डेटा, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड वे ऑफ सैम्पलिंग इज मोर साइंटिफिक विदाउट एनी पर्सनल बायस। और इस रिजल्ट्स को जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसका भी वैलिड भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बेहतर लेना, ठीक है। क्लियर है भाई। बोलता है मगर कुछ जगहों पर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है। बोलता है हर जगह पर नहीं लगाया जा सकता, हर जगह पर नहीं लगाया जा सकता। जहां एग्जैक्ट एक्यूरेसी होगी वहां पर तो ये कहां पर कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट है, वहां पर पूरा चेक करना पड़ेगा ना, अमाउंट थोड़ी ना, लीगल इंस्टेंसेस, केसेस, लीगल प्रोसीडिंग सब कुछ चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, जाम चेक करने जा रहे कभी कभी वहां के स्टाफ को नॉलेज नहीं होता कि सैम्पलिंग क्या होती है, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाती है सैम्पलिंग प्रोसेस। पहले सैंपल को डिजाइन करो, सैंपल का साइज डिसाइड करो जो डेफिनेटली आपके कंट्रोल्स पर डिपेंड है बहुत कुछ, फिर सैंपल सिलेक्शन मेथड, सैंपलिंग का नॉन सैंपलिंग, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ, फिर डेविएशन ढूंढो काय में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मिस स्टेटमेंट ढूंढो काय में, टेस्ट ऑफ डिटेल, फिर एक प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट से कंपेयर करो वो मिस स्टेटमेंट जो मिला है, जो तुमने सोचा था जो मिला है कंपैरिजन करो। अगर जो तुमने सोचा था और जो मिला है उसके बीच में बहुत डिफरेंस है तो अदर ऑडिट प्रोसीजर, जो तुमने सोचा है और जो मिला है अगर उसके बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है तो जो मिला उसी पर ओपिनियन बना लो। सैंपल डिजाइन एंड सिलेक्शन फॉर आइटम, वो जब भी ऑडिटर कंसिडर करेगा अपने ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए तो सबसे पहले क्या चेक करेगा, कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, जहां से वो क्या ड्रॉ करने वाला है, सैंपल। सैंपल साइज जो है बहुत सिंपल है भाई, आपका सैंपल साइज बोलो सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपल रिस्क, लो लेवल, लो लेवल, मैं रिस्क को लो लेवल पे एक्सेप्ट करने को भी रेडी हूं भाई साहब, सैंपल साइज पे डिपेंड करेगा वो, क्लियर है। क्या बोल रहा है, इस तरीके से सिलेक्ट करना सैंपल साइज को, इसमें इक्वल चांस हो सबके सिलेक्ट होने का, क्लियर है क्या भाई। मतलब रिस्क लो लेवल समझा, मैं इतने में भी रिस्क एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, मैं इतने में भी रिस्क एक्सेप्ट करने को रेडी हूं, ठीक है। हाँ, इतना चेक करना है क्या, नहीं मैं इतना भी चेक करूंगा तो मैं रेडी हूं उसके लिए। चलो इसको भी पढ़ा से सैंपल डिजाइन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आपका पर्पस क्या है, सही है सर। फिर कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स आप यूज करेंगे, सही है सर, ठीक है। उसके बाद में कंसिडरेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपको किस प्रकार का ऑडिट एविडेंस चाहिए, ओके। वेरिएशन से रिलेटेड चाहिए मतलब कंट्रोल्स, मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड चाहिए मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स, उससे आपका डिसाइड होगा प्रोसीजर्स, है ना। इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस व्हेन परफॉर्मिंग ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिटर को ध्यान रखना है कि ऑडिट प्रोसीजर लगाई जा रही, क्यों, क्या हासिल करने के लिए, कहां से, जिससे क्या ड्रॉ करोगे, जो कंप्लीट होगा। सैंपल को कंप्लीट माना जाता है पॉपुलेशन का, सही है ना। ऑडिटर का जो पर्पस है ऑडिट प्रोसीजर, उससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भैया मैंने जब ऑडिट प्रोसीजर लगाया तो उससे मुझे क्या डिविएशन दिखा, कंट्रोल्स में क्या मिस्टेक मिली, टेस्ट ऑफ डिटेल में, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वहां लिख दिया ना उसमें, इन टेस्ट ऑफ डिटेल एग्जिस्टेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कंफर्मेशन मेड बाय द कस्टमर बिफोर द कंफर्मेशन डेट, ठीक है। रॉन्ग पोस्टिंग तो नहीं कर दिया कस्टमर के अकाउंट में।
ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, पढ़ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में आप क्या चेक करते हो? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आप कितना भटके हो, है ना? इस पे वो ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग पर, वो कंट्रोल को जब समझेगा तभी चेक करेगा, है ना? ठीक, उसी पर आप डिसाइड करोगे अपना ऑडिट सैंपल। अभी तो बताया, जितना कंट्रोल वीक सैंपल साइज उतना ज्यादा। क्या लिखा है? इफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, ऑडिटर विल नॉर्मली डिसाइड नॉट टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या मतलब हुआ? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन बहुत अनएक्सेप्टेबली हाई, ये बोलता है भाई इसकी गलती तो मैं ज्यादा माफ नहीं कर सकता। तो क्या बोल रहा है? जल्दी बोलो, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसकी गलती, बोलता है मैं तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, एक्सपेक्टेड रेट है ना बहुत ज्यादा आए, आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम यू, आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। फिर टेस्ट ऑफ डिटेल में भी क्या होगा? अगर आप असेसमेंट कर रहे हो मिस स्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन, इफ द एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज हाई, तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा कि गलतियां बहुत ज्यादा, 100% एग्जामिनेशन करना पड़ेगा परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, yes. अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अगर बहुत कमजोर है ना, मतलब तुमको लग रहा है भाई ये कंट्रोल बहुत वीक होने वाला है, तुमको टेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है तो टेस्ट मत करो। बोलता है मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा लग रही है, अगर तुमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में है तो तुमको तो पूरी पॉपुलेशन को चेक करना पड़ेगा। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे तुम्हारा सैंपल साइज डिपेंड है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे तुम्हारा सैंपल है, किसके एक्सपेक्टेशन को लेके? डेविएशन को लेके, मिस स्टेटमेंट को लेके। फिर अलग अलग मेथड्स है बेटा। अब स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सर जी बहुत इजी है, आप पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिस्क्रीट पार्ट में, सब पॉपुलेशन में, है ना? जैसे मैंने यहाँ शायद यहाँ नहीं लिखा हूँ, आगे मिलेगा। क्या किया आपने? जब डिवाइड किया पूरी पॉपुलेशन को, तो उससे जो अलग अलग आइटम्स थे उनकी वेरिएबिलिटी रिड्यूस हो गई, अब वो एक सब पॉपुलेशन होगा, मतलब वो सिमिलर आइटम्स, पहले अलग अलग आइटम्स थे, सब आइटम्स को एक लाइन में ला दिया आपने, टाइम में ला दिया एक स्ट्रेटम में, सब पॉपुलेशन में। उससे आपका सैंपल साइज भी रिड्यूस हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग सैंपल रिस्क। अब आप क्या करोगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ कहीं, मेरे को मिल जाना चाहिए। नेस्ले की 1000 करोड़ की, 100 करोड़ की सेल्स, वो जो डाइवर्सिफाई थी, तो मैगी के अलग कर लिया, कॉफी के अलग कर लिया, किटकैट के अलग कर लिया। तो ये जो सब पॉपुलेशन है ये स्ट्रेटम है, और इसका जो डेटा है वो स्ट्रेटा है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है पूरी स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है, और ये वहीं लगाना जहां पर बोली डाइवर्सिफाई आइटम्स होंगे, सिमिलर आइटम्स में आपको स्ट्रेटिफिकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। बोलता है जब आप टेस्ट ऑफ डिटेल को चेक कर रहे हो ना, तो पॉपुलेशन को काय में डिवाइड करना? मॉनेटरी वैल्यू में, जो मैंने किया। क्लियर है? इससे आप, इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना? आप काय पे ज्यादा फोकस करोगे? लार्जर वैल्यू आइटम पे, इसमें ज्यादा चांस है क्या होने का? पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। क्लियर है ना? ओवर स्टेटेड कर देते हैं ज्यादा दिखा के। कभी कभी क्या होता है, पॉपुलेशन में भी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिटी, हायर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। Dividing a population into discrete subpopulation which identify characteristic called stratification. Each subpopulation is called stratum, और उसमें जो डेटा लिखा हुआ है वो क्या है? स्ट्रेटा। बोलना हमारे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। जो पॉपुलेशन डिवाइड किया था मैंने स्ट्रेटम था, उस पर जो अंदर डेटा था वो स्ट्रेटा था। तो सिंपल समझ जाए, जो स्ट्रेटम में मिलेगा वो जो स्ट्रेटम में मिलेगा सब पॉपुलेशन में, वही होल पॉपुलेशन का माना जाएगा। अच्छा, क्या मैं किटकैट से, क्या मैं मैगी सेम सैंपल निकालूंगा? नहीं सर, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई टू ए विद इन सब पॉपुलेशन कैन ओनली बी प्रेजेंटेड टू द आइटम्स दैट मेक अप टू दैट स्ट्रेटम। मैंने अगर मैगी के बिल निकालो तो वो सिर्फ मैगी के लिए होंगे, दूसरों के लिए नहीं होंगे, दूसरे स्ट्रेटम के लिए। समझ में आ रहा है? आपको क्या करना होगा? सबको चेक करना होगा, पूरे स्ट्रेटा को, पूरे डेटा को, एंटायर पॉपुलेशन। पहले आप तीनों का सैंपल ले लो, मैगी का, किटकैट का और कॉफी का। तीनों के एक डेटा को जब इकट्ठा करोगे तब वो एंटायर पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि अगर एक स्ट्रेटा का डेटा लिए तो क्या उसको पूरे पॉपुलेशन का डेटा माना जाएगा? अगर नहीं, वो पहले क्या बोल रहा है, हर सब पॉपुलेशन से डेटा लो, सैंपल उठाओ, है ना, सब रिस्पेक्टिव स्ट्रेटम से। ठीक है, फिर ओवरऑल पॉपुलेशन पे उसको लेके जाओ, कंबाइन कर लो। पहले अलग किया, सैंपल निकाला, फिर उसको कंबाइन किया और पॉपुलेशन से कंपेयर किया, और उससे क्या मिलेगा आपको?
क्या मिलेगा? या तो पॉसिबल डेविएशन मिलेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, या पॉसिबल मिस स्टेटमेंट मिलेगा किसमें? टेस्ट ऑफ डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ ध्यान से पढ़ने का। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% ऑफ द आइटम्स इन द पॉपुलेशन में मेक अप 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स। व्हाट इज इट? 100 में से 20 जो गुड्स थे ना, वो 20 ही 90 रुपए के थे। सो मैंने 90% सेल्स कंट्रीब्यूट करो। इनको चेक करने पर ही बोलता है आप कितना चेक कर लोगे? 90%। वैल्यू एडेड बोलते हैं, आप टेस्ट ऑफ डिटेल का परफॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा कि आप वैल्यू के हिसाब से सैंपलिंग निकालो। जो हाई वैल्यूएबल आइटम्स है ना मॉनिटरी में, उनको निकालो आप। क्या लिखा है उसमें? स्पेसिफिक मॉनिटरी यूनिट्स विद इन द पॉपुलेशन, जिनकी वैल्यू ज्यादा लग रही है आपको, जिसको चेक करने पर मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बोलता हूं उन्हीं को चेक करो जिन पे मॉनिटरी यूनिट्स हो। उसमें आपका वो बचेगा ना, मेहनत भी बचेगी, मेहनत बचेगी आपकी। लार्जर वैल्यू आइटम को चूज करो क्योंकि उनमें ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन होता है, पहले दिखते हैं ना आंख में वो सबसे पहले। और क्या होगा? ध्यान रखना, बड़ी वैल्यू के कम आइटम निकालोगे तो सैंपल भी कम लगेगा। वैल्यू ज्यादा है, उनका कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में ज्यादा है, बट नंबर ऑफ आइटम वो कम है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। सैंपल साइज बहुत इजी है, बहुत इजी है। जितना मैं रिस्क एक्सेप्ट कम करने को रेडी हूं उतना सैंपल साइज बढ़ेगा। सही है कि नहीं? मेरे को तुम पे भरोसा नहीं है, सैंपल साइज बढ़ाओ। एग्जांपल्स क्या है इसके? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्वेश्चन क्या आएगा? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर कंसीडर करेगा डिटरमाइनिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल? टेस्ट ऑफ कंट्रोल भूलना मत, which need to be considered together and as auditor does not modify the nature and timing of test of control। चलो भैया, आ जाओ भैया, बहुत इजी है। जो जो मैं अंडरलाइन करूंगा वही पढ़ने की कोशिश करनी है, वही पढ़ने की कोशिश करनी है। जितना भरोसा मेरा ज्यादा रहेगा किस पर? ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। जल्दी बोलो। The greater the reliance the auditor plays on the operative effectiveness of the control in the risk assessment, greater is the extent of auditor test of control। अगर तुम्हें टेस्ट ऑफ कंट्रोल पर ज्यादा भरोसा करना है तो तुम्हें उसे ज्यादा चेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? है ना? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एग्जांपल समझा क्या? अगर 25 लोग काम कर रहे हैं और उन पर तुमको भरोसा चाहिए तो कम से कम 15 लोगों को तो चेक करो, सैंपल साइज बढ़ेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का सैंपल निकाल रहे हैं ना? समझा? क्या लिखा है रे? द मोर एश्योरेंस द ऑडिटर इंटेंड टू ऑब्टेन फ्रॉम द इनकी इफेक्टिवनेस। क्लियर है क्या? मतलब तुम्हारा ज्यादा फोकस क्या है पे? कंट्रोल पर। तो वहां तुम्हारा द लोअर द ऑडिटर असेसमेंट, तो फिर क्या कम चेक करोगे तुम? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लियर है? तो तुमको लार्जर साइज लगेगा। द लोअर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तुमको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल ज्यादा चेक करने पड़ेगा, उसका सैंपल ज्यादा लेना पड़ेगा। एक और आंसर, अगर आपने टॉलरेबल रेट को बढ़ा दिया, यार मैं तुम्हारी इतनी गलती माफ करता हूं तो ना इतनी करूंगा, तो सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर टॉलरेबल रेट को कम कर दिया, तुम्हारी इतनी गलती माफ करूंगा, मैं पहले इतनी करता था, तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा। व्हाट इज टॉलरेबल एरर? मैक्सिमम एरर जो मैं तुमसे अफोर्ड कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। रेडी टू एक्सेप्ट इन ए सैंपल साइज। स्मॉलर द टॉलरेबल एरर, लार्जर विल बी द सैंपल साइज। अभी बताया, गलती कम माफ करूंगा, ज्यादा साइज एक्सपेक्ट करूंगा। जो जो मैंने अंडरलाइन किया वही पढ़ो। बोलता अगर तुम्हारा इंक्रीज जो बोले क्या बोला, देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। मेरे को लगता है भैया एक्सपेक्ट तुम ज्यादा भटकने वाले हो, तुम ज्यादा भटकने वाले हो, सैंपल साइज बढ़ जाएगा। सिंपल है, एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है, अगर डेविएशन का सैंपल साइज बढ़ जाएगा। ओके, और उसी के आधार पर जल्दी बोलो, उसी एक्सपेक्टेशन के आधार पर तुम क्या लगाओगे? एस्टिमेशन ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन। बोले ध्यान देना, मेरे बोलो एक्सपेक्टेड रेट इतना है तो एक्चुअल कितना होगा? ठीक है, इंक्रीज इन द ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, द टॉलरेबल रेट इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल रेट। मतलब जो मेरा टॉलरेबल रेट है वो मेरे एक्चुअल रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सैंपल साइज क्या हो जाएगा भाई? सब बढ़ जाएगा। अगर मुझे ग्रेटर एश्योरेंस चाहिए, बोलो ग्रेटर एश्योरेंस चाहिए किस पर? इंटरनल कंट्रोल पर। बेटर रिजल्ट चाहिए किससे? सैंपल से।
तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब भी तुमको कुछ ज्यादा चाहिए ना तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरी उम्मीदें जो है इनकी गलती को लेके वो एक्चुअल से कम हो तो सैंपल साइज बढ़ा, समझ में आ रहा है। अगर तू चाहता है कि तेरा टॉलरेबल रेट जो है वो एक्चुअल से कम रहे तो सैंपल साइज बढ़। ज्यादा लोगों को चेक कर तो तेरा टॉलरेबल रेट तू चेक कर सकता है फिर आराम से कहां तक झेलना है उनको। एक्चुअल साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटिल, लार्ज पॉपुलेशन में, ठीक है। For a small population, audit sampling may not be efficient as alternative means of obtaining sufficient appropriate evidence. तो negligible effect पड़ेगा सैंपल साइज पर ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग कहाँ सक्सेसफुल ज्यादा होती है, लार्ज पॉपुलेशन में। सैंपल साइज लार्ज पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा होता है, बोलता जहां पॉपुलेशन ही छोटी है वहां सैम्पलिंग का नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। अब आ जाओ एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल। वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल था। बोलो, जितना रिस्क ज्यादा होगा किसका उतना सैंपल साइज बढ़ेगा। बहुत सिंपल। सर जी एक क्वेश्चन बता दो, एडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क मटेरियल किससे रिस्क डिपेंड करता है। सर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो बहुत चांस है भैया। क्या बोल रहा है, इफ द ऑडिटर डज नॉट परफॉर्म रिस्क ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर का जो रिस्क है असेसमेंट कैन नॉट बी रिड्यूस फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैंने अगर तुम्हारा कंट्रोल चेक नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिस्क कम है, ओके। अगर आप रिस्क को लो लेवल पे लाना चाहते हो ना तो ऑडिटर नीड्स अ लो डिटेक्शन रिस्क। चेक करने पर भी ना डिटेक्शन रिस्क पे जाऊंगा, फिर मैं फोकस करूंगा ना। अगर आप चाहते हो कि ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस में रिस्क कम हो तो भैया ये लगाओ ना, डिटेल में जाओ, ठीक है, क्लियर है। अगर रिस्क को लो लेवल पे लाना चाहते हो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाओ और डिटेक्शन रिस्क को कम करो, ज्यादा चेक कर कर। ज्यादा एविडेंस हासिल करना चाहते हो अगर, क्या कर कर टेस्ट ऑफ डिटेल, तो क्या लगेगा उसके लिए, लार्जर सैंपल साइज। क्या लगेगा, लार्जर सैंपल साइज। जितना सैंपल साइज बढ़ेगा उतना इंक्रीज इन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। द ऑडिटर बोलता है द मोर द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ऑडिटर क्या है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे रिलाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों डिटेल में जा रहा है, क्यों वाउचिंग कर रहा है, तो रिड्यूस द एक्सेप्टेबल लो लेवल ने जो जो रिस्क का जो वो था ना लेवल था ना उसको कम करना चाह रहा है वो तो मैं सब कुछ चेक करूंगा। क्या बोल रहा है, अगर मुझे लेस एश्योरेंस चाहिए, मुझे भरोसा है हाँ सैम्पलिंग से, तो स्मॉलर लूंगा मैं साइज, ठीक है। अगर मुझे ज्यादा एश्योरेंस चाहिए तो क्या यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूटिव प्रोसीजर, तो मेरा सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ऑडिटर को अगर ज्यादा लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए किसको लेके, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है। बोलो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भरोसा मिस स्टेटमेंट पे बढ़े, सैंपल साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तुमको ज्यादा एश्योरेंस चाहिए, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। तुम अगर अपना लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ाना चाहते हो सैंपल साइज बढ़ेगा, क्लियर है। तुम द मोर द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन अदर ऑडिट प्रोसीजर, बोलेगा ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर को अगर तुम लिखा रहे हो तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ता है। तुमको लगता है ज्यादा रिस्क है मटेरियल में से स्टेटमेंट को, सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें क्यों लगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल में असेसमेंट ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ज्यादा था, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और अगर आपको रिस्क को लो लेवल पे एक्सेप्ट करना है, आप चाहते हो कि भैया मैं रिस्क को लो करके एक्सेप्ट कर लू क्या इतना, तो काफी उसके लिए आपको डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने टॉलरेबल में स्टेटमेंट को बढ़ा दिया, मतलब क्या बोला, मैं आपकी इतनी गलती माफ करता रहा इतनी करूंगा तो सैंपल साइज छोटा हो जाएगा। अगर आप कितनी गलती माफ करता था इतनी करूंगा तो सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। मेरे को अगर उम्मीद ज्यादा है कि गलती ज्यादा होने वाली है आगे जाके तो सैंपल साइज बड़ा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आगे जाके ज्यादा गलती नहीं होगी तो सैंपल साइज छोटा हो जाएगा। भाई बहुत ईजी है। स्ट्रेटिफिकेशन अगर आपने बराबर किया प्रॉपर स्ट्रेटा में, है ना, स्ट्रेटा मतलब यूनिट, स्ट्रेटा मतलब जो सब पॉपुलेशन है,
स्ट्रेटा अगर बराबर है तो सैंपल साइज सिंपल है ना। फिर क्या करूंगा मैं, जो भी सब ग्रुप है उनके छोटे छोटे सैंपल निकाल लूंगा। ठीक है। बोलता है अगर मॉनिटरी साइज में बहुत वेराइबिलिटी मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन है तो सबसे बेस्ट क्या है, स्ट्रेटिफाई कर दो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और सब स्टेटा से एक सैंपल साइज निकाल, और जो हमेशा सैंपल साइज जो रहेगा वो टोटल स्टेटा से कम ही रहेगा। क्लियर है। तो एक स्टेटा का जो सैंपल होगा क्या वो पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, नहीं। पहले पूरे सब पॉपुलेशन का एक स्टेटा निकालो। ठीक है, और उसके बाद उसको पूरी होल पॉपुलेशन का सैंपल मानो। बोलता नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है ऑन सैंपल साइज ड्यू टू नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स। लार्ज पॉपुलेशन में जो एक्चुअल साइज है पॉपुलेशन का, और पढ़ चुके हैं ना, सैंपल साइज जो है वो लार्ज पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा है तो उसका उतना फर्क पड़ेगा नहीं। सिलेक्शन पढ़ो, इस तरीके से सिलेक्ट करना आइटम को जिसमें सबका चांस इक्वल हो सिलेक्ट होने का। सबको होना चाहिए कि सबको लगना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमारे सिलेक्ट होने की। जो सिलेक्शन होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पूरे पॉपुलेशन का, और स्टैटिस्टिकली करोगे तो बायस अवॉइड हो जाएगा। अलग अलग मेथड्स है वो लगा सकते हो तुम। पहली मेथड क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या करने वाले बेटा, तुम जो एक ग्रुप है, रिलेशन है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन के जो अलग अलग पार्ट्स है, सब पॉपुलेशन स्ट्रेटम, सब उसमें से सबका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। उसको रैंडम नंबर सैम्पलिंग बोलते हैं। जैसे नहीं चिट्ठी डाल देते हैं एक डब्बे में, सब किसी का भी नाम निकल सकता है। एक होती है सिंपल रैंडम, जहां पर ध्यान देना, जहां पर सेम प्रकार के आइटम है, सेम प्रकार के आइटम है, तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑडिटर का बायसनेस नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। हर आइटम को आप सिलेक्ट कर सकते हो पॉपुलेशन में से बाय यूजिंग किसी कंप्यूटर की मदद से, कोई टेबल यूज कर लो, ड्रम में चिट्ठियां डाल दो, इस तरीके से ये अप्रोप्रिएट होती है वहीं पर जहां पर पॉपुलेशन कैसे होते हैं, सिमिलर यूनिट्स के, एक ही वैल्यू के, वहां पर हो जाएगा। या एक ही रेंज के, एक ही वैल्यू के, एक ही रेंज के, जैसे एक ही रेंज के हो गए, ये एक रेंज के नहीं हुए। स्ट्रेटिफाइड अभी बताया, जहां डाइवर्सिफाइड आइटम होंगे उनके एक सेपरेट ग्रुप बनाओ जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। उन अलग अलग ग्रुप में से क्या निकालो, सैंपल, और उस स्ट्रेटम में से जो आपने सैंपल निकाला, उस स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट पॉपुलेशन। सबका एक सेपरेट पॉपुलेशन होगा, है ना, जो आपने कहां से निकाला, स्ट्रेटम से। सब ग्रुप का नाम स्ट्रेटा, उनके आइटम्स का नाम स्ट्रेटम। क्लियर है। स्ट्रेटा, इनके अंदर जो आइटम होंगे वो स्ट्रेटम, यहां से सिंपल निकलेंगे। ये सैंपल को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटम। तो ये स्ट्रेटम किसका सैंपल है, स्ट्रेटा का। और फिर ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा आपका, होल पॉपुलेशन का। कहां पर पॉसिबिलिटी होती है इस मेथड की, हाईली डाइवर्सिफाइड आइटम, जहां डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। देखो कर रहे तो हम लोग ये सिंपल रैंडम ही है, बट डिवाइड करके, ये इसलिए एक्सटेंशन है उसका। सिंपल ही चूज कर रहे हैं बट डिवाइड करके। इसको डिवाइड कर रहे हैं हेट्रोजीनियस आइटम्स को, काय में तब्दील कर रहे हैं उसको होमोजीनियस में। नेस्ले के चॉकलेट के पूरे इधर आ गए तो पूरे होमोजीनियस हो गए, मैगी के पूरे इतने आ गए तो पूरे होमोजीनियस हो गए। फिर सैंपल हम कहां से ड्रॉन कर रहे हैं, सब पॉपुलेशन से, स्ट्रेटा से। इंटरवल और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग बहुत इजी है, बहुत 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 बहुत, ये एक सिस्टमेटिक सिलेक्शन है। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जो है पॉपुलेशन में, उसको डिवाइड करेंगे सैंपल साइज से। क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 50, डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट विद इन द फर्स्ट 50, 50th वाला सैम्पलिंग यूनिट ले लेंगे, ठीक तो आएगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हैफासाइडली, मतलब ऐसे ही चूज कर लेंगे लोग रैंडमली। ठीक है, रैंडमली कैसे चूज करेंगे, कंप्यूटर टेक्निक्स और रैंडम टेबल्स का यूज करके। मॉनिटरी, मॉनिटरी वैल्यू के आधार पर, जो मॉनिटरी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं भले उनकी तादाद कम हो, उसको चूज करो, उसमें मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है। हैफाजार्ड,
विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक, कुछ भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो इच्छा हो रही वो कर रहे हो, है ना? क्लियर है? याद रखना है वैसे टेक्निक क्या होती है, जहां पर आप सैंपल ले रहे हो विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक। इवन आप ये भी नहीं करना चाह रहे हो, क्या बोल रहा है, ना मेरे को कोई अपना बायस लेना है, ना कोई प्रेडिक्टिवली यूज करनी है, कुछ मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो ना, क्या कर रहे हो नॉर्मली आप, बोलता है कौन ढूंढे, इतनी मेहनत कौन करे, तो या तो पहला आइटम उठा लो या आखिरी आइटम उठा लो, लॉजिक ही नहीं है। और इसमें भी वही है, सबका चांस ऑफ सिलेक्शन इक्वल है, क्योंकि कुछ भी उठा सकते हो ना। जब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज कर रहे हो तब इस पे यूज मत करना, क्योंकि केयरलेस रहेगा। इसमें आपका जजमेंट भी नहीं है, मतलब आप अपना दिमाग भी नहीं दौड़ा रहे हो, ना कोई टेबल्स यूज कर रहे हो, कुछ नहीं यूज कर रहे हो। ब्लॉक सैम्पलिंग, एक ब्लॉक उठा लो पूरा का पूरा, जैसे ये लिखा है, ये एक पूरा ब्लॉक उठा लो। इसमें एक दिक्कत होगी ना, ये जो ब्लॉक भरे जाएंगे इसमें मिस स्टेटमेंट के चांसेस हो सकते हैं, ये ओवरलुक हो गए। क्या लिखा मैंने, नॉट गिव वैलिड इन्फ्रेंस अबाउट होल पॉपुलेशन, क्योंकि आप एक ब्लॉक उठा रहे हो, वो ब्लॉक आप दूसरे ब्लॉक में अगर क्या लिखा है उसमें, ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट बी यूज, ये नॉर्मली यूज नहीं की जाती है, ये उतनी पॉपुलर मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, एक ग्रुप पूरी पॉपुलेशन का रीजनेबल बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या छूट जाएंगे, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, हाँ, जो आगे के ब्लॉक्स में हो सकते हैं। और अगर क्लाइंट को ये बात पता है कि ये ऐसा कुछ करने वाला है, तो लिखा ना, तो वो इजीली क्या कर लेगा, उसको ओवरलोड, वो किसी दूसरे ब्लॉक में अपने आइटम्स रिकॉर्ड कर लेगा। सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क पढ़ा चुका भाई। अगर एक्सेप्टेबल रिस्क क्या है, लो, मेरे को रिस्क लो एक्सेप्ट करने, मेरे को भरोसा नहीं है, साइज बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छे से अपन पढ़ चुके हैं। देखो बताता हूँ मैंने इसको डायग्रामेटिकली तैयार किया हूँ। देखो क्या लिखा है मैंने, सिंपल एंड टोटल का कंक्लूजन डिफरेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। सैंपल कुछ और बोल रहा है, टोटल कुछ और बोल रहा है। ये पहली कंडीशन क्या बोल रही है, कंट्रोल उतना इफेक्टिव था नहीं, आपने बता दिया कि है। मटेरियल में से स्टेटमेंट एग्जिस्ट था, बट आपने बोला नहीं है, ये मतलब हुआ तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव है बोल रहा है कौन, ऑडिटर, जबकि वो एक्चुअली है नहीं। बोलता मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, जबकि वो एक्चुअली है। तो मतलब जब आप इतनी बड़ी कमी कैसे कर सकते हो, क्या आपसे गलतियां नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपसे गलतियां नहीं मिल रही, मतलब कौन सा कंक्लूजन है, एरोनियस। तो किसको अफेक्ट करेगा, वो आपकी इफेक्टिवनेस चैलेंज करेगा, क्या इफेक्टिव और से कौन सा ओपिनियन आई है इनअप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है, इसको उल्टा कर लेते हैं हम। आपने बोला कंट्रोल्स लेस इफेक्टिव है, जबकि वो ज्यादा थे। आपने बोला सिस्टम में एग्जिस्ट करते, बट वो थे ही नहीं, तो भी इरोनियस हुआ। बट इसमें आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी, आप ढूंढो, इसमें आपको एडिशनल वर्क लगा देगा कि आपके इनिशियल कंक्लूजन अनकरेक्ट थे, और मेहनत करो और पता करो, बोलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड, एक फोन उठा देता हूँ यार। हेलो, हाँ, कौन काशिफ सर है क्या बेच, नहीं शाम को ही मिलेंगे, शाम को, अभी मंडे से लेंगे वो। चलो भाई, समझ में आ गया, ये पढ़ाया जो आपको मैंने, ये भी बहुत इजी है, ऑडिट सैम्पलिंग 530 कैसे डिजाइन करेंगे। सबसे पहले डिजाइन करेंगे ऑडिट सैंपल, जब आप निकालते हो ना, सबसे पहले क्या करो, पर्पस बताओ आपके ऑडिट का, फिर उसको ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्ट करो, फिर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक होमो हेट्रोजीनियस, उससे भी सैंपल ड्रॉ करो। सैंपल साइज जो है वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, एक्सेप्टेबल रिस्क अगर आपका कम है सैंपल साइज बढ़ेगा, एक्सेप्टेबल रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज कम होगा। आइटम सिलेक्ट कर लो कौन से करना है, कभी कभी क्या होता है, और आपको वो कहाँ से करना होगा, होल पॉपुलेशन से या फिर स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन से, सबका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया क्या भैया, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये भी पढ़ा दिया, नॉन सैम्पलिंग रिस्क बहुत इजी, ह्यूमन एरर्स, इरोनियस कंक्लूजन्स, नॉट रिलेटेड टू सैंपल रिस्क, इनअप्रोप्रिएट, कुछ भी प्रोसीजर लगा रहे हो, क्या हासिल करने के लिए, ऑडिट एविडेंस, मिस इंटरप्रिटेशन है, आप फेल हो गए, मिस स्टेटमेंट को ढूंढ नहीं पाए, अपने डेविएशंस को ढूंढ नहीं पाए। नॉन सैम्पलिंग रिस्क के सोर्सेस क्या है, ह्यूमन मिस्टेक्स, मिस इंटरप्रिटेशन द सैम्पलिंग रिजल्ट्स, कुछ भी ऑडिट प्रोसीजर लगाना,
एरोनिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, कंफर्मेशन के आधार पर क्वेश्चन आया है, भूलना मत। ये बहुत इजी है। आप ऑडिट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? आइटम, बैलेंस शीट में से या पीएनएल में से। अगर वो आइटम पे मेरे को भरोसा नहीं आ रहा है या उस पर सफिशियंट मुझे डिटेल नहीं मिल रही, तो उसका एक रिप्लेसमेंट आइटम, जैसे कि अगर मुझे सेल से नहीं मिला तो मैं, बोलो, सेल से नहीं मिला तो मैं रिसीवेबल पे चले जाऊंगा, पैसा तो वहां आएगा ना। दूसरी बात, वो सिलेक्टेड आइटम को छोड़ना मत भाई, उस पर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना, और अगर उस पर भी नहीं मिला तो फिर ट्रीट कर लेना कि वो एक डेविएशन है ना। अगर कंट्रोल चेक कर रहे थे तो डेविएशन मान लेना, टेस्ट ऑफ डिटेल चेक कर रहे थे तो मिस स्टेटमेंट मान लेना। समझेगा क्या बोला? बोलो सर। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा? सर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, क्यों? एक आइटम पर। क्यों? अगर वो नहीं मिला तो एक रिप्लेसमेंट आइटम पर। अगर सेम आइटम पर अल्टरनेटिव लगाया और तब भी कुछ नहीं मिला तो फिर उसको क्या ट्रीट करेगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, डेविएशन है कंट्रोल का, मिस स्टेटमेंट है डिटेल का। यहाँ पर एग्जांपल था ना, एक कंपनी ने चेक इशू की, वो चेक वॉइड निकला, तो उसको क्या किया आपने? कैंसिल कर दिए। तो बोले वैलिड चेक इन प्लेस ऑफ प्रॉपर्ली कैंसिल चेक। आपने चेक को प्रॉपर्ली कैंसिल किया और उसकी जगह पर एक वैलिड चेक इशू किया, ये चेक करना पड़ता। तो वैलिड चेक क्या हो गया? उसका एक रिप्लेसमेंट आइटम। क्या हो गया? रिप्लेसमेंट आइटम किसका? कैंसिल चेक का। क्लियर है? ये सब है। बोलता है कि एग्जांपल है, ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्टेड आइटम। बोलता है डॉक्यूमेंट होगा किसके? सेल्स के, लाइक सेल्स ऑर्डर, सेल्स इनवॉइस, ये सब चीजें। तो फिर कंफर्मेशन कहाँ से ले सकते हो आप? सर कैश बुक से ले सकता हूँ, मैं क्रॉस वेरीफाइड कर सकता हूँ। ये हो गया इसका रिप्लेसमेंट आइटम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? ये सब एग्जांपल्स है, भूलना नहीं है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ कंप्यूटर सेल्स आर बीइंग चेक्ड, पूरे कंप्यूटर के ट्रांजेक्शन में चेक कर लिया, सेल्स रिकॉर्ड थ्रू अ बारकोड स्कैनर, उसके करेंगे। फिर बोलता है जो मैनुअल बिलिंग है वो भी सिलेक्ट की जाएगी, है ना, इंसिडेंटली अ सैंपल मैनुअल बिलिंग गेट सिलेक्टेड। अगर बोलता है कंप्यूटर से नहीं मिला तो मैनुअल बिलिंग चेक कर लेंगे, कंप्यूटर से नहीं मिला तो मैनुअल बिलिंग चेक कर लेंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। ठीक है। और अगर तुमको लग रहा है रिप्लेसमेंट आइटम उतना रीजनेबल नहीं है, बेटर नहीं है, चलो ठीक है, सेल्स को आपने अकाउंट रिसीवेबल से किया, वो लग रहा है अकाउंट रिसीवेबल में वो बात नहीं आएगी, तो फिर उसी सेम सिलेक्टेड आइटम पे क्या लगाना? अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ये प्रोसेस इतनी है, यहां तक ये बस ये 4 लाइन ही है, इसके आगे एग्जांपल्स हैं। नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेविएशन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे हो, डेविएशन के लिए डिटेल चेक कर रहे हो, मिस स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा आपको? किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, कहां पर लोकेटेड है, पीएनएल में है कि बैलेंस शीट में है कि डिस्क्लोजर में, किस प्रोडक्ट लाइन का है, कब कब आया वो ना, एट द एंड ऑफ द ईयर आया, बीच में आया कि शुरू में आया। तो आपको क्या करना होगा? पहले तो पूरे आइडेंटिफाई करना होगा कितने आइटम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फिर कॉमन फीचर्स, फिर उन पे लगने वाली ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर उन पे उनमें मिलने वाले डेविएशन, उनमें मिलने वाले मिस स्टेटमेंट, इंटेंशनल और इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। क्या करेगा ऑडिटर? अगर ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करो किसको? नेचर एंड कॉजेज ऑफ एनी डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको एवेल्यूएट करो, उसका पॉसिबल इफेक्ट चेक करो। पहले इन्वेस्टिगेट करो नेचर एंड कॉजेज, किस वजह से आया डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, फिर उसका आइडेंटिफाई करो, इवैल्यूएशन करो, पॉसिबल इफेक्ट अदर एरियाज ऑफ ऑडिट में। होता है बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि एक ऐसा मिस स्टेटमेंट या ऐसा डेविएशन जो डिस्कवर्ड इन सैंपल टू बी एन एनोमली, मतलब वो अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच स्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन। आपने क्या लगेगा यार, ये तो पॉपुलेशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, 5,000 के बिल होते हैं या 500 के बिल होते हैं, ये सारा 5 रुपए का बिल क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसका पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। बट ऑडिटर शैल ऑब्टेन दिस डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ऐसा तभी पता चलेगा, अब तो एकदम थोड़ा ना मान लोगे, तब क्या अप्लाई करोगे उस एनोमली पे तुम? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू गेट सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। तुमको यही तो बोलना है ना कि उसका रिमाइंडर पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो पहले चेक करोगे ना उसको। क्या बोल रहा है? एनोमली क्या होता है? प्रकार का मिस स्टेटमेंट होता है, एक डेविएशन होता है जो पूरी पॉपुलेशन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। प्रोजेक्टर मिस स्टेटमेंट, कितनी मिस स्टेटमेंट हो सकती है, बट ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हो सकती है, प्रोजेक्शन है ना, वो प्रोजेक्ट करता है, सैंपल के आधार पर प्रोजेक्ट करता है कि फ्यूचर में कितना होगा, बट ये प्रोजेक्शन क्या हो सकती है? सफिशिएंट नहीं हो सकती है। अब एक मिस स्टेटमेंट है ना, उसमें एनोमली भी है, उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया बिल्कुल, क्योंकि उसका लेना देना नहीं है, अनयूजुअल एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन है। बोलता है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट टू द पॉपुलेशन, हाउएवर इफेक्ट ऑफ एनी सच स्टेटमेंट, पर आपको कभी-कभी ये भी देखना होगा कि वो एनोमली था, है ना, उसका इफेक्ट क्या होगा अगर वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, अनकरेक्टेड है, अगर वो करेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, तो उसको नॉन एनोमली स्टेटमेंट में ऐड कर देना।
एक एनोमली स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड नहीं है या अनकरेक्टेड है, ठीक नहीं है, तो उसको नॉन एनोमलस जो दूसरे स्टेटमेंट है उसे करेक्ट करके पढ़ो, कहीं उसमें तो गड़बड़ नहीं है। कंट्रोल का डेविएशन रेट पूरे पॉपुलेशन को कंसिडर करना होगा, मतलब कंट्रोल में सिंपल है ना, कंट्रोल अगर भटका, क्लियर है, तो पूरे पॉपुलेशन के जो उसमें सैंपल कैसे निकालेंगे? कंट्रोल अगर नहीं है, इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में दिक्कत है। समझ में आ रहा है? हम लोग ये कंट्रोल जो होते हैं किस पे लगाए जाते हैं? आपके मैनेजमेंट पर, आपके इंटरनल कंट्रोल जो एम्प्लॉयज है। कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, नो एक्सप्लिसिट प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन इज नेसेसरी। बोलता है कंट्रोल का सैंपल ही क्या है? कंट्रोल का प्रोजेक्ट डेविएशन रेट है। मतलब पूरा कंट्रोल ही चेक करोगे ना आप, एक सैंपल नहीं लोगे। ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देने का, बट अगर लगा इस अनकरेक्टेड है, गड़बड़ है, तो फिर उसको कंसीडर चेक करो उसको, और क्या मान के चलो कि नॉन एनेबल ऐसे हो। इवैल्यूएशन रिजल्ट ऑडिट सैंपल, पहले रिजल्ट निकालने के लिए सैंपल निकाल, ऑडिट सैंपलिंग के लिए क्या करेंगे? रीजनेबल बेसिस बनेगा, उस पर किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? अनएक्सपेक्टेडली हाई सैंपल डेविएशन रेट में लीड टू इंक्रीज इन रिस्क काउंट। अगर मेरे को लग रहा है कि भाई ये बहुत भटकने वाले हैं, तो किसका रिस्क बढ़ जाएगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, टू मच डेविएशन, तो रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी जो ऊपर पड़े वही नीचे लिखा हुआ है। ओके, ये 3 पॉइंट है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक में, मॉनेटरी वैल्यू के आधार पर। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट काय में आएंगे? A monetary amount set by the auditor in respect of auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance। ठीक है, क्या होता है? एक्चुअल मिस स्टेटमेंट इज मोर देन टॉलरेबल रेट, यूज ऑडिट प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग। एक्चुअल अगर टॉलरेट से ज्यादा आया तो ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, एक्चुअल मिस स्टेटमेंट कम आया तो ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। टॉलरेबल क्या है भाई? जो आपका एक्चुअल है वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इससे ज्यादा हुआ तो ऑडिट प्रोसीजर, ये टीओडी में आ जाएगा और ये टीओसी में आ जाएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। रेट ऑफ डेविएशन, एक मैंने रेट डिसाइड किया कि इससे ज्यादा डिविएट नहीं होगा, अगर एक्चुअल रेट बोलो एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा आया तो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर लगाया जाऊंगा। एक्चुअल अगर एक्सपेक्टेशन से कम आया तो फिर आपको ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। बोलो, अगर मुझे हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करूंगा? कि जो एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन से कम आना चाहिए, ये होगा। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया आपको? बोलता है अनएक्सपेक्टेडली कोई हाई मिस स्टेटमेंट मिलता है काय में, तो हमको बिलीव होगा कि ट्रांजेक्शन ऑफ मटेरियल मिस स्टेटेड है, इसलिए क्या कहेगा? फर्दर ऑडिट एविडेंस लगेगा। इवन ये भी बोल रहा है अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं भी मिल रहा तब भी ऑडिट ऑडिट एविडेंस ढूंढो। टेस्ट ऑफ डिटेल में दोनों लेना, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट लेना, उसमें एनोमलीज भी लेना। ठीक है, व्हेन द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस एनोमलीज आ गया, ना एनोमली आ गया, वो दोनों ने एक्सीड कर ली किसको? तुम्हारे टॉलरेशन को, यानी एक्चुअल तुम्हारा टॉलरेशन से ज्यादा हो गया, तो मतलब सैंपल डज नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। क्या बोल रहा है? द क्लोजर द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस, ये दोनों मिला के इसके जितने करीब आएंगे उतना चांस है कि गलती हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तुम्हारे एक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स और जो अनयूजुअल मिस स्टेटमेंट है, अगर वो तुम्हारे टॉलरेशन से ज्यादा आ गए, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ एक्चुअल मिस स्टेटमेंट बढ़ने के ज्यादा रिस्क ज्यादा है, अब रिस्क ज्यादा होगा तो आपका सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? आपकी जो प्रोजेक्शन है प्लस जो एनोमली है, अगर ये इक्वल हो रही है किसके? आपके प्रोजेक्शन के, हाँ सॉरी, आपका जो एक्चुअल है और आपका एनोमली है, वो आपका जो प्रोजेक्शन था टॉलरेबल रेट था, इधर बात, जो आपका प्रोजेक्शन है और जो आपका एनोमली है वो आपके टॉलरेबल रेट के इक्वल हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली सैंपल साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है? इफ द प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन ऑडिटर एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीदों से ज्यादा आ गया, क्या होगा बोलो? मेरी उम्मीदों से ज्यादा आ गया, प्रोजेक्शन उम्मीदों से ज्यादा आ गया, मेरी उम्मीद थी ना उससे ज्यादा आ गया प्रोजेक्ट में स्टेटमेंट, सैंपल साइज बढ़ेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? ऑडिटर और सॉरी, considering the results of other audit procedure helps the auditor to assess the risk of, बोलते अगर एक्चुअल में स्टेटमेंट ज्यादा हो गया किससे?
तो क्या लगाना पड़ेगा? उससे रिस्क रिड्यूस हो सकता है। अगर हमको क्या चाहिए, ऑडिट एविडेंस। और अगर तुमको लग रहा है सिंपल से बात नहीं बन रही, रीजनेबल बेसिस, तो तुम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्टिगेट द मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करो, और जो भी पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करो। और जो भी अगर तुमको लग रहा है ऑडिटर, तो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर लो, एनटी नया बना लो तुम लोग बेहतर ऑडिट एविडेंस के लिए। ठीक है ना? क्लियर है? इन्वेस्टिगेट करो मिस स्टेटमेंट्स को, आइडेंटिफाई करो, पोटेंशियल फर्दर मिस स्टेटमेंट को भी चेक कर लो, नेसेसरी एडजस्टमेंट कर लो, एनटीए दोबारा बना लो। है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल करते टाइम तुम्हारा जो अनएक्सपेक्टेड हमारा स्टेटमेंट है, ऑडिटर को बिलीव होगा कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस जो उसमें कुछ तो गड़बड़ है। और मुझे और तो मतलब अगर फर्दर ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मतलब नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, इसका ये मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ फर्दर ऑडिट एविडेंस नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट, ये बोल रहा है ना? अगर आपको फर्दर ऑडिट एविडेंस की जरूरत नहीं है, मतलब मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये मतलब हुआ। प्रोडक्टेड मिस स्टेटमेंट प्लस अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, ऑडिटर क्या बोलेगा, एक एस्टिमेट करेगा मिस स्टेटमेंट का दोनों को मिला के, और ये दोनों का टॉलरेबल रेट के क्लोज भी आ गए, क्लोज ज्यादा भी नहीं, क्लोज भी आए, तो समझ लेना भैया सिंपल रिस्क आपको बढ़ाना पड़ेगा, लार्जर सिंपल साइज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसको पढ़ो और मेरे को बताओ फिर रिवीजन करके।